तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी को आने वाली बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए लुसेंट की बुक से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जानी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग कोऑपरेट करेंगे। तो लुसेंट की बुक से बायोलॉजी को हम लोग कैसे कवर करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, इसको हम लोग देखेंगे। और देखिए साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ये पता ही है आपको। और जो सबसे हार्ड सेक्शन है और जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है वो है आपकी बायोलॉजी। तो सबसे पहली बात आपको कि बायोलॉजी शुरू होती है और इसमें जो है ना, ये पहला वाला लाइन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं डिवेरियंस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ये वाला अरस्तु को। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा रहते ही रहते हैं। जैसे कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेरीकल्चर किसको कहते हैं? एपिकल्चर किसको कहते हैं? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बॉक्स को आप अच्छे से करेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ करेंगे। जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? ये तो मैंने बता ही दिया कि अरस्तु। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब है जीवधारियों का वर्गीकरण। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ देखिए लिनियस ने जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू की थी, ठीक है, इसीलिए उनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है वो लिनियस को कहा जाता है। ये वाला लाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जीवों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है उनका नाम देख लीजिएगा, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब में आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। प्रोटिस्टा है तो इसमें प्रोटोजोआ आता है ना, प्रोटोजोआ आता है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। मोनेरा है तो इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, जीवाणु आता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा इसमें एग्जाम्पल। पादप, पादप में तो आपको पता है क्या आता है। कवक, कवक में जो है ये वाला लाइन कि ये परजीवी अथवा मृतो परजीवी होते हैं। और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। जंतु में यहाँ से छोड़ दीजिएगा, जंतु आप देख लीजिएगा। तो 5 मोटा मोटी आप देख लीजिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ये लिनियस के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। अब देखिए आपको टैक्सोनॉमी का फादर लिनियस को कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी हम लोग करते हैं ना, लैटिन भाषा में करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका जो पहला शब्द होता है वो वंश का नाम होता है, दूसरा जाति का होता है और तीसरा जो वैज्ञानिक उसको खोजते हैं उसके नाम पे लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर कुछ जीवों के जो है ना वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, उनमें से आप थोड़ा थोड़ा मिला के देख लेंगे। जैसे मनुष्य का पूछा जाता है कि होमो सैपियंस, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ये धान वाला, गेहूं वाला, मटर वाला, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है वो गाय का आप देख लीजिएगा, बोस इंडिकस। तो मोटा मोटी इस बॉक्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये जो है मनुष्य, गाय, धान, गेहूं, मटर, इन सबको आप अच्छे से करके जाएंगे। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली को हम लोग घर में पालते हैं ना, मतलब डोमेस्टिक हो गया ना, तो डोमेस्टिका, ये याद रखिएगा। कुत्ता जो होता है क्या होता है? फैमिली के साथ मिल जाता है, अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, तो फैमिलियर्स। इस तरह से आप मिला करके पढ़ेंगे। मक्खी है, मस्का है, इस तरह से आप कर लेंगे। मैंगो है तो मैग्नीफेरा है। तो इस तरह से मिला करके इस बॉक्स को भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब आता है कोशिका विज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और एक एक लाइन बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। इसको एक एक लाइन से पढ़िएगा और बहुत सारे चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। इसमें आप बेसिक डिफरेंस जान लीजिएगा कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। और जीवाणु एवं नील हरित सामान में ऐसे ही कोशिका पाई जाती है। तो एक एक लाइन इसमें अच्छे से पढ़ना है। हाँ देखिए इस बॉक्स को थोड़ा सा आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बॉक्स में जो है ना ये अंडरलाइन जो किया हुआ है इसको आप नोट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। और ये वाला जो राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80S टाइप के होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। और खींच करके जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं उसी को आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब देखिए कोशिका के प्रमुख भाग, तो इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ताड़का, इन सभी का काम आपको याद होना चाहिए। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन की फैक्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं? तो पावर सेल ऑफ द हाउस कहते हैं। इसके अलावा ये वाला लाइन, डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है।
तो यह कहने का मतलब हुआ कि गोल्जी काय जो है यातायात प्रबंधक का काम करता है। लाइजोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहते हैं। तो कोशिका वाला को एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है, एक एक लाइन पढ़िएगा। अब देखिए डीएनए और आरएनए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें जो क्षार होता है ये वाला लाइन जरूर याद रखिएगा, आदमी नेग्लेक्ट कर देता है। ये अंडरलाइन नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है ना डीएनए में जो 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, है ना। और ये वाला बॉन्डिंग भी आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, कि ATGC होता है। अभी देखिए ये वाला लाइन, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। फिर डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये डीएनए और आरएनए में जो अंतर होता है ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 तरह के क्षार होते हैं। आरएनए में खाली क्या होता है, थाइमिन के जगह पे यूरेसिल आ जाता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, इसमें सिर्फ राइबोज होता है, वो याद कर लीजिएगा। डी है तो डीऑक्सी होता है, आर है तो राइबोज होता है। और इसके बाद देखिए पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो यहाँ पर जैसे कि लवक पाया जाता है, लवक मतलब कलर पाया जाता है, तो पादप में कलर होता है, जंतु में ज़्यादा कलर नहीं होता, तो लवक जो है अनुपस्थित होता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है। जैसे कि पैरों की छाल होती है, जानवरों में तो छाल होती नहीं है ना, त्वचा होती है। तो इस तरह से मिला करके आप इसको कोशिका चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसका बोर्डिंग पार्ट जो आता है ना, ये वाला क्या है इसमें, ये वाला जो इसका जो है ना समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसके बाद जो इसकी 5 अवस्था, अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, इस सबको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सब फालतू है, ठीक है। इसमें बस खाली ये वाला देख लीजिएगा कि समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। समसूत्री विभाजन किसमें होती है ये वाला आपको पता होना चाहिए। और समसूत्री विभाजन से क्या होता है नहीं होता है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी ये सब अवस्था के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये वाला लाइन आपका, समसूत्री विभाजन से क्या होता है कि एक जनक कोशिका से 2 संतति यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। मतलब एक का 2 में विभाजन होता है, यह समसूत्री विभाजन में होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में भी देख लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और इन सब के जो स्टेज दिया हुआ है ना यहाँ पर, लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकोटीन, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, सब में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, इस सब में याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये वाला जो है थोड़ा सा लाइन आप देख लीजिएगा, इसमें भी कौन कौन सी लाइन आपकी, तो ये विभाजक जो है कायिक कोशिका में होता है, ये जनन कोशिका में होता है। ये कई बार पूछा गया है कि जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। कम समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। 1 से 2 बनते हैं, यहाँ पर 1 से 4 बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये चौथा लाइन भी देख लीजिएगा कि समसूत्री विभाजन में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है, और यहाँ पर आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाला लाइन आप देख लीजिएगा। अब है अनुवांशिकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने किया था, ठीक है। फिर ये वाला जो है ना अनुवांशिकता का पिता किसको कहते हैं, तो मेंडल को कहते हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सब जो है कि अनुवांशिक संबंधी प्रयोग सबसे पहले किस पर किया गया था, तो मटर के पौधे पर किया गया था। ये जो है ना ये वाला करने की जरूरत नहीं है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ पर ये वाला लाइन देख लीजिएगा, ये वाला, ठीक है, अनुपात इसका देख लीजिएगा, ठीक है। एक संकरीय क्रॉस में जो होता है ना, ये फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है, ये देख लीजिएगा। और जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, ये वाला देख लीजिएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी जो है ना, यहाँ पर भी दिया हुआ है इस तरह से, तो ये वाला फिनोटाइप अनुपात याद कर लीजिएगा, जीनोटाइप याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब है मेंडल का नियम, मेंडल के नियम को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये पूछा जाता है, ये क्या है ये नहीं पूछते हैं, बस ये पूछते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था, ठीक है। तो ये वाला आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका ये वाला, इसके बाद आपका लिंकेज और एलिलीज, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको देखना है। प्लस यहाँ पर कुछ के गुणसूत्र दिए गए हैं, तो इसमें मनुष्य का तो पता होना ही चाहिए, थोड़ा सा इसके आसपास देख लीजिएगा, और सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे कम किस में होता है, ये देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर में जो है ना एस्केरिस में 2 पाया जाता है, ठीक है। और नीचे में जो सबसे ज़्यादा है वो आपका टेरिडोकाइटस में पाया जाता है, 1300 से लेकर 1600 तक। तो सबसे ज़्यादा किस में वो देख लीजिएगा। प्लस जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, जैसे कि घोड़ा है, कुत्ता है, तंबाकू है, चिंपैंजी है, चिंपैंजी में देख लीजिएगा पूछे जाते हैं, आलू में पूछे जाते हैं। तो इन सब में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, बाकी पूरा टेबल याद तो होगा नहीं, करने की ज़रूरत भी नहीं है, मनुष्य का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब है ह्यूमन जेनेटिक, इसको भी एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था,
ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो है ना बढ़िया से पढ़िएगा, ह्यूमन जेनेटिक्स। ये जैव विकास। अब जैव विकास में आते हैं तो यहाँ पर ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला समजात अंग क्या होता है, इसके जो एग्जाम्पल है ना वो देख लीजिएगा कि सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ, ये सब समजात अंग में होते हैं। और समजात अंग क्या होता है, जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण काफी असमान दिखते हैं, मतलब एक जैसा दिखते तो नहीं है, लेकिन उनकी जो रचना होती है ना वो एक तरह की ही होती है। और इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। फिर है समरूप अंग, इसके भी एग्जाम्पल और ये क्या होता है ये देख लीजिएगा। अवशेषी अंग है, इसको भी आपको देख लेना। जैसे मनुष्य में कभी पूछ हुआ करता था, ऐसा सुनते थे, लेकिन पूछ अब खत्म हो गया है ना, तो ये हो गया आपका अवशेषी अंग। और मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे त्वचा पे बाल नहीं पाए जाते, तो ये भी हमारे अवशेषी अंग हुए। उसके अलावा यहाँ पर अब आता है ये वाला लाइन जो आपका है ना कि सस्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो है ना वो साइनोबैक्टीरिया में हुआ था। ये वाला लाइन आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर ये देख लीजिएगा, पक्षियों का विकास भी सरीसृपों से हुआ है, ठीक है। जल स्तरोचल जीव का विकास जो मत्स्य वर्ग से हुआ है, लेकिन ये वाला लाइन और सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण किसमें हुआ था, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर है जैव विकास के सिद्धांत है, तो ये देख लीजिएगा कि लैमार्क, और इनकी जो बुक है ना वो नाम याद रखिएगा, ठीक है। डार्विनवाद थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। और पढ़ने के बाद इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है। नव डार्विनवाद है इसका भी, और उत्परिवर्तनवाद, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्परिवर्तनवाद से क्या होता है, तो ये वाला देखेंगे। इसके बाद आता है आपका वनस्पति विज्ञान। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, और बोरिंग भी बहुत ज़्यादा पढ़ने में है, लेकिन आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन फिर भी जो कवर करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, शैवाल वाला पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है। ये पूछा था है कि आपका खाद के रूप में, जैसे नॉन स्टॉक है ना, नॉन स्टॉक से पूछा था नॉन स्टॉक क्या है, तो ये शैवाल है, समझ गए। तो ये इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेमेरिया क्या है, तो शैवाल है। औषधि बनाने में भी क्लोरोला से क्लोरीन बनाए जाते हैं, तो ये सब शैवाल को आप देख लीजिएगा। प्लस फंगस को देखना है, फंगस से जो बीमारी होती है उसके नाम आपको पता होना चाहिए। कवक का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रोग जो होता है ना, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट और गंजापन, दमा, ये किससे होते हैं, तो कवक से होते हैं। अगर ये कवक के नाम याद कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं याद कर पाए तो ज़रूरत नहीं है। अब कवक विज्ञान को कहते क्या है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। विषाणु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये निर्जीव है कि ये सजीव है, विषाणु की खोज किसने की थी, ये देख लीजिएगा। तो शैवाल, कवक, फंगस, बैक्टीरिया, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है, और लाइन बाय लाइन देखनी है आपको अच्छे से, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको देखनी है। उसके बाद जो ये सब है ना, बरायोफाइटा और ये पेरिडोफाइटा, इस सबको छोड़ सकते हैं, ज़रूरत नहीं है उस सब चीज़ को, ठीक है। ये वाला खाली एक देख लीजिएगा, स्फेगनम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुने अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसीलिए जो है माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते सूखने से बचाने के लिए करता है। स्फेगनम मॉस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला लाइन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर जो है ना, ये सब नग्नजीवी और ये सब कर लिए तो अच्छी बात है, करना भी है, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर ये वाला लाइन देख लीजिएगा कि चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है टेनिन, ठीक है। तो हल्का हल्का देख सकते हैं, लेकिन इस पोर्शन को जो है ना वो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ, अब ये देखिएगा प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की, इसमें जड़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ आकार दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा तना दिया हुआ है, यहाँ पर तनों का रूपांतरण दिया हुआ है। अब ये नहीं पूछेगा कि आलू का कंद और बंडा का ये सब नहीं, लेकिन हाँ आलू क्या है, तो जड़ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, तना है आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपको, गाजर क्या है, तो जड़ है आपका, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर पत्ती में भी देख लीजिएगा, पुष्प में भी देख लीजिएगा। देखिए ये फूल का जो दिया हुआ है ना, फूल का दल पुंज, ब्रह्मपुंज, ये सब कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से पढ़ें। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, फल के निर्माण में ये 3 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है वो आपका इंपॉर्टेंट, जैसे कटहल जो हुआ वो कंपोजिट फ्रूट हुआ, स्ट्रॉबेरी जो है वो एग्रीगेट फ्रूट हुआ, सरल फल में जो है अमरूद और केला आते हैं,
और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में सेब और कटहल आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन आपका। इन सब में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्लांट उत्तक। प्लांट उत्तक में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा इसमें से देख लेना है। देखिए देखना सभी को है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि सबको एकदम नेगलेक्ट करते जाना है, लेकिन समय कम है तो इस सबको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो ये पादप उत्तक में से ये वाला लाइन पोर्शन देख लीजिएगा। जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है, क्या करते हैं, ये देखना है आपको। उसके बाद आता है आपका प्रकाश संश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है और कितने कितने अणु मिलते हैं, एग्जैक्ट आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण में एक एक लाइन आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है आपको। अब आता है पादप हार्मोन। देखिए पादप हार्मोन में ना, इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिएगा। बस सबके नाम याद कर लीजिएगा कि ये कौन सा है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। और एथिलीन वाला जो है ना, इससे क्या होता है ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका कि फलों को पकाने में भी सहायता करता है। तो एथिलीन वाले को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका। बाकी यहाँ पर पादप हार्मोन के नाम याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं, आते हैं पादप का रोग। तंबाकू वाला पूछता है आपका, तंबाकू का मोज़ेक रोग किससे होता है, विषाणु से होता है, ठीक है। पोटैटो का मोज़ेक रोग किससे होता है, विषाणु से होता है। तो इसको एक चार्ट बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा रोग के नाम और विषाणु से होता है, ठीक है। और इस तरह से पोटैटो, मोज़ेक, बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये सब जीवाणु से फिर उसी तरह से लिख लीजिएगा। ये वाला बॉक्स को याद करने की ज़रूरत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ज़रूरत नहीं है उतना। अब देखिए यहाँ पर है ना, वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें जो भी अजीब लगे वो थोड़ा पढ़ लेना है। जैसे सबसे छोटे बीज आर्किड का होता है, सबसे बड़ा फल लोडेसिया का होता है, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा आवर्तजीवी वृक्ष, संसार में सबसे लंबा वृक्ष। तो ये सब को थोड़ा इस तरह से करके देख लेना है। बाकी ये सब है ना, सबसे बड़ा नर युग में, ये करने की जरूरत नहीं है। जीवित जीवाश्म, ये इंपॉर्टेंट है, साइकस। सबसे बड़ा बीजांड, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में होते हैं, सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइसिलिस में होते हैं। तो इन सबको बॉक्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कि सबसे लंबा, सबसे छोटा, तो वो सबको आप नोट करके अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। बाकी ये सब जो है ना, कोको देने वाला पौधा, कॉफ़ी देने वाला पौधा, इन सबको आप एक पेज पे लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। टेनिस गेंद जैसा फल, तो केंत याद होता है तो ठीक है, माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। नहीं याद हो रहा है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब है आपका पारिस्थितिकी, इससे एक दो क्वेश्चन आपके रह सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आसान है आपका। जैसे कि इसमें आता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इस सब के एग्जाम्पल, उत्पादक में कौन आता है, हरे पौधे आते हैं। उपभोक्ता में कौन आता है, उसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, और अजैविक घटक क्या होता है, ठीक है। अजैविक घटक मतलब जैसे कि जल, प्रकाश, ताप, वायु। तो पारिस्थितिकी चैप्टर को आप थोड़ा सा ही है उसको देख लेंगे। प्रदूषण, प्रदूषण से क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट के नाम पे तो यही तो है, प्रमुख वायु प्रदूषक, इसके नाम आपको हमेशा से अच्छे से याद होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ई ऑप्शन में कि प्रमुख वायु प्रदूषक कौन से हैं, और वहाँ पर दे देगा CO, SO2 और H2S, और पांचवा ऑप्शन भी दे देगा उसमें। तो सब मार देना है, ई कर देना है, ठीक है। और जो आप पढ़ के गए उस पर आपको बिलीव होना चाहिए, ठीक है। तो प्रदूषण को भी आपको बढ़िया से देखना है। ऑयल स्पिल क्या होता है, ये वाला। तो ऑयल स्पिल क्या होता है, समुद्र में जहाज जा रहा है उसमें से अगर छेद हो गया तो तेल रिसने लगेगा ना, पानी में फैल जाएगा ना, उसी को ऑयल स्पिल कहते हैं। बस सिंपल सा ये मतलब हुआ, ठीक है। साउंड पोल्यूशन आपको पता है, सॉइल पोल्यूशन पता है, न्यूक्लियर पोल्यूशन आपको पता है, ठीक है। फिर आता है आपका प्राणी विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में ये जब जो एग्जाम्पल है वो आप देखिएगा, ठीक है, कि प्रोटोजोआ संघ में क्या आता है, पेरिफेरा में क्या आता है, ठीक है। इसके अलावा सिलिंट्रेटा में क्या आता है। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ ना लास्ट में, एकदम सिलिंट्रेटा में ये एग्जाम्पल आपको एकदम रटा होना चाहिए। पेरिफेरा में क्या आता है, ये वाला एग्जाम्पल आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। कंफ्यूज कीजिएगा तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से हमेशा आता है, कंफ्यूज कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा,
ठीक है। फिर आपका ये प्लेनेहेमिन्थिस, ये साथ क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें ये वाला चीज़ फीता कृमि वाला पूछा गया था शायद। तो ये उदाहरण आपका इंपॉर्टेंट है। जंतु विज्ञान से केवल इतना ही कर लीजिएगा, जितने भी वर्गीकरण यहाँ पर है उसके एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी चीज़ों को देखते हुए चलना है, लेकिन एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट है। तिलचट्टा से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मक्खी मच्छर जो है ये किस में आता है, तो ऑर्थोपेडा में आता है। तो ये जो है ना, ये आपका जितना भी जंतु का जो वर्गीकरण दिया हुआ है, इन सब के एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं करना कौन किस में आता है, कौन किस में नहीं आता है। अब है आपका जंतु उत्तक। तो इसमें संयोजी उत्तक का देख लीजिएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो संयोजी उत्तक होता है, इसलिए संयोजी उत्तक के बारे में पूछा जाता है आपका। फिर तंत्रिका उत्तक है। ये सब जो है ना, स्ट्राइपेड और हृदय पेशी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब आता है मानव रक्त। अब यहाँ से आपका असली बायोलॉजी शुरू होता है, जिसको कि मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। पसंद आने पे आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसकी वीडियो जो हूँ जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा।